साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए, आज हम लोग पुनः अपने क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है क्षारक। क्षारक को ही हम लोग भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि क्षारक क्या होता है। सबसे पहले क्षारक को समझ लेते हैं कि क्षारक क्या होता है। ठीक है, तो क्षारक हम लोग क्षारक को कैसे समझेंगे? तो प्यारे बच्चों, क्षारक का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। यानी क्षारक जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। जिस तरह से हम लोग अम्ल में पढ़े थे कि अम्ल को कैसे पहचान करेंगे, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और हम लोग अपने दैनिक जीवन में, यानी हम लोग रोज अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे अम्लों का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? बहुत सारे अम्लों का प्रयोग भी करते हैं और करते थे। ठीक है, उसी तरह से क्षार जो होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, तो अब क्षार का परिभाषा भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए, क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। तो सबसे पहले गुण के आधार पे हम लोग क्षार के परिभाषा को समझेंगे। गुण के आधार पे, यानी क्षार का जो गुण है उस गुण के आधार पे हम लोग क्षार के परिभाषा को समझेंगे। ठीक है, तो गुण के आधार पे क्षार का परिभाषा क्या होता है? वैसा पदार्थ या वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसका स्वाद क्या हो? कड़वा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ये तो इसके गुण के आधार पे हुआ। जितने भी पदार्थ है इस पृथ्वी पे, वो सभी पदार्थ के कुछ ना कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं। तो हम लोग क्षार पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो क्षार गुण के आधार पे, क्षार का क्या परिभाषा होता है कि क्षार गुण के आधार पे कड़वा होता है। यानी क्षार का जो स्वाद होता है, क्षार का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। तो स्वाद के आधार पे हम लोग परिभाषा देख लिए इसका, यानी गुण के आधार पे देख लिए। अब आइए, हम लोग जिस तरह से अम्ल को आर्हेनियस के द्वारा परिभाषा पढ़े थे, ठीक उसी तरह से क्षार में भी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग परिभाषा है। मैं याद दिला दूं कि अम्ल में आर्हेनियस के द्वारा क्या परिभाषा था। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वैसे पदार्थ को कहेंगे जो जल में घुल करके, किसमें घुल करके? जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करता था। यानी H+ आयन उत्पन्न करता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? अम्ल कहते थे। ठीक उसी प्रकार यहां आइए, हम लोग आर्हेनियस के अनुसार क्षार को भी समझने का कोशिश करते हैं। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार क्षार को समझने का कोशिश करते हैं। तो आर्हेनियस ने क्या कहा था कि एक कंटेनर है, मान लो समझने के लिए, इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें जल भर दिए। इस कंटेनर में क्या भर दिए साथियों? इस कंटेनर में हम लोग जल भर दिए। ठीक है, जल भरा हुआ है, यानी ये विलयन है। जब इसमें हम लोग क्षार डालेंगे, तो क्षार डालने के बाद, क्या डालने के बाद? क्षार डालने के बाद जब हम लोग इसमें क्षार को डालेंगे तो क्या होगा? इसमें क्या देखा जाएगा? इस कंटेनर में जब हम क्षार डालेंगे तो इससे OH- आयन जो है अधिक से अधिक रिलीज होगा। क्या होगा? OH- आयन अधिक से अधिक रिलीज होगा। यानी OH- आयन क्या होगा? निकलेगा। तो इस विलयन से जब OH- आयन निकलेगा, प्रोड्यूस होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन कहेंगे। तो साथियों बता दे कि आर्हेनियस महोदय ने, आर्हेनियस ने यही बात बताया है कि क्षार वैसे पदार्थ को कहेंगे जो जल में घुलने पर अधिक से अधिक मात्रा में OH आयन प्रदान करता हो, या OH आयन प्राप्त होता हो, या OH आयन उत्पन्न होता हो।
इन सभी पदार्थ को क्षार कहते हैं। तो आप लोग समझे कि आर्हेनियस के अनुसार क्षार की क्या परिभाषा होती है, या आर्हेनियस के अनुसार क्षार कैसा पदार्थ है। एग्जाम में ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्हेनियस के अनुसार क्षार का परिभाषा लिखे। आर्हेनियस के अनुसार क्षार का परिभाषा लिखे। तो आप लोग क्या लिखेंगे आर्हेनियस के अनुसार क्षार का परिभाषा, कि क्षार वैसा पदार्थ है जिसको किसमें घोलने पे, जल में घोलने पे, क्षार वैसा पदार्थ है जिसको जल में घोलने पे OH आयन प्रदान करता है, OH माइनस आयन प्रदान करता है, OH माइनस आयन प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। फिर से समझिए कि वैसा पदार्थ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलने पे या जिसको जल में घोलने पर OH माइनस आयन प्राप्त होता है उसे क्षार कहते हैं। तो आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखने से पहले ये OH को क्या पढ़ेंगे, OH माइनस आयन जो लिखा हुआ है, इस OH माइनस आयन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस OH माइनस आयन को हाइड्रो ऑक्साइड आयन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन पढ़ेंगे। जैसे अगर ये KOH लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे साथियों, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। OH का मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयंस होता है, OH माइनस का मतलब। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देख ले। एग्जाम्पल्स देखने से पहले ये कंसेप्ट है याद रखने का कि क्षार प्लस पानी इक्वल टू OH आयन। आप लोग याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जाता है कि क्षार को अगर पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या प्रदान होता है, OH माइनस आयन प्रदान होता है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल्स में यहां लिखा हुआ है KOH, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड को जब हम लोग जल में मिलाते हैं, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तो जल में मिलाने के पश्चात यानी जल में मिलाने के बाद हम लोग को पोटेशियम के यानी K प्लस आयन प्राप्त हो रहा है और OH माइनस आयन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, निकल रहा है। OH माइनस आयन क्या हो रहा है, निकल रहा है, यानी OH माइनस आयन निकल रहा है तो इसकी प्रकृति KOH की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। समझ गए। ठीक इसी तरह से NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को जल के साथ जब मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, सोडियम प्लस आयन बन रहा है, Na प्लस आयन बन रहा है और OH माइनस आयन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो साथियों यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्षार को पानी के साथ तो क्या होता है, OH माइनस आयन जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जब OH माइनस आयन देखने को मिलेगा तो समझ जाइएगा कि इस विलयन की प्रकृति क्षारीय है। साथियों याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता दूं, क्षार और अम्ल याद रखने के लिए एक ट्रिक बता दूं कि जब पदार्थ पानी में घुल करके H प्लस आयन प्रदान करेगा तो वो अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। जब H प्लस आयन प्रदान करेगा तो अम्लीय होगा और जैसे ही OH माइनस आयन प्रदान करेगा तो क्षारीय हो जाएगा। OH माइनस आयन प्रदान करेगा तो क्षारीय हो जाएगा। देखिए जब H प्लस आयन प्रदान करेगा, H प्लस आयन प्रदान करेगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है। और जैसे ही OH माइनस आयन प्रदान करेगा, OH माइनस आयन प्रदान करेगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा साथियों, क्षारीय होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सेशन को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है। अब ये अम्ल क्षार याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है। यहाँ पे क्षार क्या है, क्षार गुण के अनुसार क्षार की परिभाषा क्या है, आर्हेनियस के अनुसार क्या है, इस चीज को हम लोग समझे। अब आइए हम लोग यहां से
कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं क्षार के रिगार्डिंग, यानी क्षार के मुख्य गुण। क्षार के मुख्य गुण क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो साथियों बता दे कि जितने भी वस्तुएं इस पृथ्वी पे उपस्थित है सभी के गुण उपलब्ध होते हैं। उस गुण में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं जिसको मुख्य गुण कहा गया है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला है कि क्षार जो है स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, अब क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से लाल लिटमस पत्र को नीला में कौन बदल देता है। निम्नलिखित में से लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है। ऑप्शन रहेगा अम्ल, क्षार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो क्षार कर देता है। सेकंड है कि यह, थर्ड है कि यह जल में घुल करके क्या करता है, OH माइनस आयन प्रदान करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षार जो होता है वो जल में घुल करके कौन सा आयन प्रदान करता है। तो क्षार जल में घुल करके OH माइनस आयन प्रदान करता है। तो यहां से साथियों 3 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे और इसको अच्छे से याद भी रखेंगे। आइए हम लोग कुछ क्षार के एग्जांपल्स देख ले। NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NH4OH जिसको अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये कुछ क्षार है। अब आप लोग क्षार अगर अच्छे से समझ गए होइएगा, जिस तरह से आप लोग अम्ल समझे थे क्या उस तरह से क्षार समझ गए। अगर अम्ल और क्षार का ज्ञान आप लोगों को अच्छे से हो गया होगा तो हम लोग एक स्टेप आगे भी बढ़ेंगे आज इस क्लास में। अब वो आगे की क्या बात है, हम लोग सूचक की बात कर लेंगे। क्या, किसका, सूचक का। ठीक है साथियों, यहां से क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग सूचक समझ लेते हैं कि सूचक क्या होता है, उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों बता दे कि सूचक क्या होता है। तो किसी दिए हुए विलयन में या किसी विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता के उपस्थिति को जो दर्शाता है उसको सूचक कहते हैं। वैसा पदार्थ या वह पदार्थ जो किसी दिए हुए विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता के मात्रा को बताने का काम करता है, अम्लीयता या क्षारीयता के मात्रा को बताने का काम करता है, उसको सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, सूचक कहते हैं। अब बात आती है कि सूचक कितने तरह के होते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों आपसे बता दे कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक में प्राकृतिक सूचक होते हैं और दूसरा कृत्रिम सूचक होते हैं और तीसरा गंधीय सूचक होते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, और सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। एक बात और मजे का बता दूं कि कृत्रिम सूचक का ही दूसरा नाम संश्लेषित सूचक रखा गया है। क्या रखा गया है, संश्लेषित सूचक रखा गया है। अगर कभी कभी कृत्रिम सूचक के जगह संश्लेषित सूचक की बात करें तो घबराना नहीं है। कृत्रिम सूचक और संश्लेषित सूचक दोनों एक ही बात होता है। तो साथियों सूचक आप लोग समझ गए होइएगा। सूचक मैं अब कैसे लिखेंगे ये बता दूं। सूचक किसी विलयन के अम्ल या क्षार के उपस्थिति को क्या करता है, बताता है। किसी विलयन के अम्ल या क्षार के उपस्थिति को जो बताता है उसको सूचक कहते हैं। ठीक है, सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। एक में है प्राकृतिक सूचक और दूसरा है कृत्रिम सूचक, तीसरा है गंधीय सूचक। कृत्रिम सूचक का ही दूसरा नाम होता है संश्लेषित सूचक। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगले दिन हम लोग फिर से
सूचक के जो 3 प्रकार पढ़े हैं उसको डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है, प्राकृतिक सूचक की क्या विशेषता है, प्राकृतिक सूचक हम लोगों को कैसे प्राप्त होता है, कृत्रिम सूचक क्या होती है, कृत्रिम सूचक की क्या विशेषता है, कृत्रिम सूचक हम लोगों को कैसे प्राप्त होता है, गंधीय सूचक क्या है, गंधीय सूचक कैसे प्राप्त होता है, गंधीय सूचक की क्या विशेषता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर हम लोग मिलेंगे इसी ऊर्जा के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद।